कहानी शुरू होती है एक ऐसे जालिम बेटे से जिसके पास दौलत तो थी मगर दिल में इंसानियत की जरा सी रमक भी नहीं। उसका गुस्सा, उसका गुरूर और उसके लहजे की सख्ती पूरे घर को हिला देती थी, खासकर उस नेक नौकरानी को जो सच, सब्र और इज्जत के साये में पलती थी। मगर कौन जानता था कि एक दिन इसी जालिम बेटे की तकदीर बदलने वाली है और वही नौकरानी उसकी जिंदगी का सबसे कीमती इम्तिहान बन जाएगी। ये दर्द, सब्र और बदलते दिल की हैरत अंगेज दास्तान आप देख रहे हैं फातिमा स्टोरी सेंटर में। रात का वक्त था। शहर के अमीर इलाके में सेठ नासिर का शानदार बंगला दूर से ही जगमगा रहा था, मगर उस रोशनी के पीछे वो अंधेरे छुपे थे जिन्हें सिर्फ अल्लाह जानता था। इसी बंगले के पिछले हिस्से में एक पुराना सा कमरा था जहां नरमीन नामी नौकरानी रहती थी। नरमीन की उम्र बमुश्किल 18-19 साल होगी, मगर हालात ने उसे वक्त से पहले बड़ा कर दिया था। उसके वालिदैन कई साल पहले चल बसे थे और वो महज रिस्क की खातिर इस घर में काम करने पर मजबूर थी। फिर भी उसके चेहरे पर हमेशा सादगी, सब्र और अल्लाह पर भरोसे की झलक दिखाई देती। वो सच में नेक थी, दिल से, नियत से, अखलाक से। इस रात भी वो फजर के वक्त उठ गई थी, लेकिन उसका दिल बेवजह घबरा रहा था। उसे मालूम ना था कि आज का दिन उसकी जिंदगी का रुख बदलने वाला है। उसने चूल्हा जलाया, सुबह की रोटी रखी और पूरे घर की सफाई करना शुरू कर दी। घर के सब अफराद सोए हुए थे सिवाय एक शख्स के, सेठ नासिर का बेटा अयान। अयान नौजवान था, मगर दौलत ने उसे बिगाड़ दिया था। शहर भर में उसकी शोहरत थी कि वो मगरूर, सख्त दिल और खुद को किसी का मोहताज नहीं समझता। उसके सामने किसी नौकर की मजाल न थी कि आंख उठाकर भी बात कर ले। वो मामूली बात पर गुस्से में आ जाता और अक्सर अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करता। नरमीन अक्सर दुआ करती कि अल्लाह उसे उसके शर से महफूज रखे, मगर कभी कभी दिल में डर जाग उठता कि कहीं वो उसकी नेकी का फायदा न उठा ले। वो सुबह की एक आम सी घड़ी थी जब अयान दरवाज़ा जोर से खोलकर लाउंज में आया। उसकी तेज आवाज़ पूरे घर में गूंज गई। नरमीन, कहाँ हो तुम? नरमीन हाथ झाड़ती हुई दौड़ी आई। जी साहब, बोलिए। अयान ने मेज पर पड़ी अपनी कमीज फेंक दी। ये इस्त्री किसने की? इतनी बुरी तरह की हुई, दिमाग कहाँ होता तुम लोगों का? नरमीन ने अदब से सर झुकाकर कहा, साहब मैंने नहीं की, शायद कल शाम वाली नई बच्ची ने। मुझे बहाने ना सुनाओ। अयान ने गुस्से से बात काट दी। चीजों को सही करना तुम्हारी जिम्मेदारी है, जाओ अभी दौड़कर उसे ठीक करो। नरमीन ने चुपचाप कमीज उठाई और अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। उसे बुरा तो लगा, लेकिन उसने दिल में सोचा कि शायद वाकई कमीज सही नहीं बनी होगी। काम करना उसकी जिम्मेदारी थी, मगर अयान का लहजा हर बार दिल को जख्मी कर देता। इसी शाम एक वाकया हुआ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। नरमीन किचन में खड़ी रात का खाना बना रही थी कि अचानक बाहर से बहुत जोरदार आवाज आई, जैसे किसी ने कुछ तोड़ा हो। फिर अयान की चीखती हुई आवाज सुनाई दी, नरमीन अभी के अभी बाहर आओ। वो चौंक गई, हाथ कांपने लगे, मगर वो तेजी से बाहर निकली। जैसे ही लाउंज में पहुंची उसका दिल बैठता गया। जमीन पर कीमती शीशे का एक बड़ा गुलदान टूटा पड़ा था और अयान सख्त गुस्से में उसे घूर रहा था। ये तुमने किया? उसने तेज आवाज में कहा। नरमीन ने हैरान होकर कहा, मैं तो अभी किचन में थी साहब, ये मैंने। झूठ मत बोलना। अयान उस पर चिल्ला उठा, यहां सिर्फ तुम ही काम करती हो, किसी और ने नहीं किया होगा। नरमीन ने अपने आंसू जब्त करते हुए कहा, साहब अल्लाह की कसम, ये मैंने नहीं तोड़ा। ये सुनकर अयान का चेहरा और सुर्ख हो गया। वो 2 कदम आगे बढ़ा और उसने नरमीन का बाजू सख्ती से पकड़ लिया। मेरे सामने कस्में खाने की जरूरत नहीं, तुम लोग बस झूठ बोलना जानते हो। नरमीन ने दर्द से कराहकर अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, मगर अयान ने और मजबूती से पकड़ लिया। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, बल्कि एक रौब था, वही रौब जो उसे हर कमजोर पर दिखाना आता था। इतने में सेठ नासिर और बेगम भी नीचे आ गए। बेगम ने सारी बात सुनी तो आगे बढ़कर बोली, अयान हाथ छोड़ो इसका, गुलदान हवा से गिरा है, मैंने अभी देखा है, नरमीन का क्या कसूर? यह सुनकर अयान कुछ लम्हे को चौंक गया, मगर फिर अपनी अना बचाने के लिए बोला, और आप हर वक्त इन्हीं का दिफा करती रहती हैं? बेगम ने भवें चढ़ाकर कहा, क्योंकि ये लड़की झूठ नहीं बोलती, काम करती है, खिदमत करती है, और ऐसे नहीं जैसे तुम बात बात पर चीखने लगते हो।
बेगम का लहजा सख्त था, मगर नरमीन का दिल उससे भी ज्यादा कांप गया। उसने फौरन सर झुकाकर कहा, बेगम साहबा, मेरी वजह से घर में झगड़ा हो रहा है, मुझे माफ़ कर दें, मैं गुलदान साफ कर देती हूँ। और वो घुटने टेक कर शीशे इकट्ठे करने लगी। अयान गुस्से से लाउंज से निकल गया। उसके कदमों की आवाज़ इस बात का ऐलान थी कि वो हारा नहीं, सिर्फ चुप हुआ है। रात गए जब सब सो गए, नरमीन सहन में पानी से फर्श धो रही थी। तब अचानक उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। वो मुड़ी तो अयान सामने खड़ा था, लेकिन आज उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं था, कुछ और था। शायद थोड़ा सा शर्मिंदगी, या शायद वो इसे खुद भी नहीं समझ सका था। वो गुलदान वाला मामला, अयान ने हिचकिचाते हुए कहा। अच्छा छोड़ो, आइंदा एहतियात करना। नरमीन ने निगाह उठाई। मैंने वो नहीं तोड़ा था साहब। अरियान ने कुछ लम्हे उसे देखा और फिर नजरें चुरा लीं। उसने कुछ नहीं कहा और वापस मुड़ गया। लेकिन उस रात नरमीन बहुत देर तक जागती रही। उसे लगा जैसे हवा में कुछ बदल रहा है। शायद आने वाले दिन उसकी आजमाइशों से भी बढ़कर होने वाले थे। शायद अल्लाह कोई नया फैसला लिख चुका था। यकीनन कुछ बड़ा होने वाला था, ऐसा कुछ जिसने उस नेक नौकरानी और जालिम सेठ के बेटे की पूरी जिंदगी बदल देनी थी। अगली सुबह घर में अजीब सी खामोशी थी। नरमीन हस्बे मामूल सबसे पहले जाग गई थी, मगर आज इसके दिल में एक अजीब सा बोझ था, जैसे आने वाले वक्त में कोई बड़ी आजमाइश इसका इंतजार कर रही हो। वो किचन में नाश्ता बना रही थी कि अचानक बाहर से अयान के तेज कदमों की आवाज आई। कल रात उसने एक अजीब अंदाज में बात खत्म की थी, जैसे कुछ कहना चाहता हो मगर कह ना पाया हो। अयान बगैर कुछ कहे सीधा डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। नरमीन ने एहतियात से पूछा, साहिब, चाय आम जैसी बनाऊं या हल्की? अयान ने एक लम्हा इसे देखा। उसकी आंखों में वो तेजी नहीं थी जो हमेशा होती थी। जैसे रोज बनाती हो, ठीक है। नरमीन ने साकिन होते हाथों को मजबूत किया और काम में लग गई। उसके दिल में एक ही दुआ थी कि आज का दिन खैर से गुजर जाए, लेकिन इंसान तकदीर से भाग नहीं सकता। इसी दोपहर सेठ नासिर के घर में एक बड़ा मेहमान आया, सेठ सिराज, शहर का एक अमीर तरीन और बासर शख्स। वो अयान का बचपन का दोस्त भी था, मगर उन दोनों के मिजाज में जमीन आसमान का फर्क था। सिराज मजाक करने वाला, बेफिक्र और हद से ज्यादा बदजबान था। अयान को एहसास था, मगर नौजवानी का गुरूर उसे खामोश रखता था। सेठ सिराज लाउंज में बैठा हंसी मजाक में बोला, ओए अयान, तू तो अब भी वही बदतमीज नौकरों की फैक्ट्री चला रहा है। अयान हंसा, यार कम से कम मेरे घर वाले तो खुश हैं। सिराज ने इर्द गिर्द देखा और फिर अचानक नरमीन पर नजर पड़ी जो पानी रखने आई थी। वो चंद लम्हे तक घूरता रहा, फिर हंसा, ओह, तो ये तुम लोगों की नई नौकरानी। शक्ल तो खासी सीधी लगती है, मगर शायद ज्यादा सीधी चीजें दिल बहला देती हैं, है ना? ये अल्फाज नरमीन के दिल पर खंजर की तरह लगे। वो नजरें झुकाकर वापस पलट गई, मगर सेठ सिराज की बदतमीजी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। क्या यार, ऐसे लोग तुम घर में रखते हो? देखो तो सही कैसे डर डर के चल रही है। अयान ने पहली बार सख्त लहजे में कहा, सिराज, बात संभाल कर करो, वो मेहनत करती है बस। सिराज ने कहकहा लगाया, ओह अच्छा अच्छा, तो ये बात है। कहीं ऐसा तो नहीं कि अयान साहब का दिल नौकरानी पर? अयान ने जोर से हाथ मेज पर मारा, बस करो सिराज। पूरे घर में खामोशी छा गई। बेगम और सेठ नासिर भी हैरान रह गए, और नरमीन वो किचन के दरवाजे में खड़ी सब सुन रही थी। दिल लरज रहा था। उसने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था कि उसका नाम किसी बदगुमानी में आएगा। उसके चेहरे पर खौफ और तकलीफ के साए गहरे होते चले गए। सिराज ने कानों को हाथ लगाते हुए हंसते हुए कहा, ओहो, अच्छा ठीक है यार, गुस्सा क्यों हो रहा है, मजाक कर रहा था। लेकिन उसके अल्फाज नरमीन के सीने में कांटे बनकर बैठ गए। वो रात नरमीन के लिए बहुत भारी थी। वो अपने छोटे से कमरे में सारा वक्त बैठी रही, खाना भी ना खाया। उसका दिल कांप रहा था कि अगर सेठ नासिर या बेगम ने सिराज की बातों पर यकीन कर लिया तो, अगर उसे घर से निकाल दिया गया तो। उसके पास जाने को कोई जगह नहीं थी, कोई सहारा नहीं था। रात के 11 बजे अयान दरवाजे पर आया। नरमीन, तुम सोई नहीं? वो चौंक कर उठ बैठी। जी, बस नींद नहीं आई। अयान ने आहिस्ता से कहा, मैंने सुराज के सामने तुम्हारा दिफा किया है। वो बदतमीज है, लेकिन तुम उसकी बातों को दिल पर मत लो।
नरमीन ने आंखें नीची करके कहा, साहब, मैंने कभी अपने बारे में ऐसी बातें नहीं सुनी। मुझे डर लगा कि बेगम साहिबा नाराज ना हो या आप लोग मुझे। अय्यान ने फौरन कहा, तुम्हें कोई नहीं निकालेगा, तुम्हारी गलती नहीं थी। ये पहली बार था कि अय्यान ने उससे नरमी से बात की। उसके लहजे में गुरूर कम और इंसानियत ज्यादा थी, लेकिन नरमीन के दिल में फिर भी खौफ मौजूद था। वो रब से दुआ करती रही कि इस घर का माहौल खराब ना हो, उसकी इज्जत महफूज रहे। दिन गुजरते गए, सुराज तो चला गया, लेकिन उसके अल्फाज घर की खामोश दीवारों में कहीं ना कहीं गूंजते रहे। नरमीन कोशिश करती कि अय्यान से दूर रहे, मगर हर रोज किसी न किसी काम में सामना हो जाता। अय्यान अब कम गुस्सा करता था। उसके अंदाज में एक अजीब सी संजीदगी आ गई थी। कभी वो नरमीन की थकी हुई हालत देखकर कह देता, आज काम छोड़ दो, बाकी मैं कर लूंगा। कभी वो दूर से देखकर सोचता रह जाता कि ये लड़की कभी शिकायत नहीं करती, कभी बदतमीजी नहीं करती, फिर लोग क्यों इसे कमजोर समझते हैं। मगर एक शाम एक ऐसा वाकया हुआ जिसने कहानी का मोड़ अचानक बदल दिया। नरमीन घर के सहन में कपड़े सुखा रही थी कि अचानक मोहल्ले के चंद लड़के दीवार के पास आकर रुक गए। उनमें से एक ने बदतमीजी से कहा, ओए, ये वही नौकरानी है ना जिस पर अयान सेठ का लड़का फिनाए। दूसरा बोला, हाँ हाँ, शहर में बात फैल रही है कि वो उसे अलग तरीके से देखता है। नरमीन का दिल जोर से धड़का। उसने जल्दी से दुपट्टा दुरुस्त किया और पीछे हट गई। अरे, भागी क्यों? शायद हमें भी वैसे ही देखना चाहती थी जैसे अयान देखता है। ये सुनकर नरमीन का रंग उड़ गया। वो अंदर भागी, मगर उसकी इस तेजी को अयान ने दूर से देख लिया। वो समझ ना पाया कि आखिर हुआ क्या है। उसने दौड़कर बाहर देखा तो वही लड़के कैका लगाते जा रहे थे। अयान का खून खौल उठा। ए, तुम लोग यहां क्या कर रहे थे? एक ने तन से कहा। बस सेठ साहब की पसंद को करीब से देखने आए थे। अयान ने उसे धक्का दिया। बकवास बंद करो, आइंदा इस घर के पास भी नजर आए तो अच्छा नहीं होगा। लड़के भाग गए, मगर उनकी बदतमीज बातें अयान के कान में गूंजती रहीं। वो अंदर आया। नरमीन रो रही थी। क्या कहा उन्होंने? अयान ने सख्त लहजे में पूछा। नरमीन ने आंसू पूंछते हुए कहा, साहब, लोग अजीब बातें कर रहे हैं। मैं तो किसी से आंख उठाकर भी बात नहीं करती। फिर भी अयान खामोश रहा। उस रात पहली बार उसने महसूस किया कि मामला उसकी वजह से बढ़ रहा है। उसकी खामोशी, उसकी तेजी और सिराज का मजाक, सब ने मिलकर एक मासूम लड़की की इज्जत दांव पर लगा दी थी। वो देर तक खड़ा रहा, फिर बोला, नरमीन, मैं वादा करता हूं कल से मैं कोई ऐसा कदम उठाऊंगा कि लोग तुम्हारा नाम जुबान पर लाने की हिम्मत भी ना करें। नरमीन ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। आप क्या करेंगे साहब? अय्यान आहिस्ता से बोला, जो भी जरूरी होगा, तुम्हारी इज्जत की खातिर। लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि अगला कदम सिर्फ हालात को बदलने वाला नहीं, बल्कि पूरी कहानी का रुख मोड़ने वाला था। दूसरे दिन घर में एक बहुत बड़ा फैसला होने वाला था, और इस फैसले ने सबको हिलाकर रख देना था। सुबह की रोशनी आहिस्ता आहिस्ता बंगले की खिड़कियों में दाखिल हो रही थी, मगर आज इस घर का माहौल आम दिनों जैसा नहीं था। हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी। नरमीन फजर से पहले उठकर किचन में काम कर रही थी, मगर उसके दिल में कल रात की बातें मुसलसल घूम रही थीं। मैं कोई ऐसा कदम उठाऊंगा तुम्हारी इज्जत की खातिर। वो सोचती रही कि अयान ऐसा क्या करने वाला है। वो जालिम था, मगरूर था, मगर पिछले कुछ दिनों में उसके अंदाज में जो तब्दीली आई थी वो सबके सामने थी। इसी दौरान नीचे लाउंज में एक जोरदार आवाज गूंजी, सेठ नासिर की। ये क्या पागलपन है अयान, होश में हो तुम? नरमीन के हाथ से प्याला गिर गया। दिल धक से रह गया। वो तेजी से दरवाजे के पीछे पहुंची, आहट लेने लगी। अयान की आवाज आई, अब्बू, मैंने फैसला कर लिया है। लोग उसकी इज्जत पर बात कर रहे हैं, मैं उसे यूं ही नहीं छोड़ सकता। सेठ नासिर का लहजा गुस्से में डूबा हुआ था। फैसला कर लिया? इतनी सी बात पर तुम घर की नौकरानी के लिए ये सब करोगे? क्या लोगों ने एक दो बातें कर दी तो तुम अपनी सारी जिंदगी बदल डालेगे? अजीब हरकतें कर रहे हो। बेगम ने खौफ से कानों पर हाथ रखा। इस पर क्या इल्जाम लग रहा है, पहले ये तो बताओ। अयान ने ठहरकर आहिस्तगी से कहा, महल्ले की गलीज ज़बानें इसका नाम मेरे साथ जोड़ रही हैं। ये लड़की बेकसूर है। वो दिन रात हमारा घर संभालती है, हमारी खिदमत करती है, और हम इसकी हिफाजत भी ना कर सकें। बेगम ने एक लम्हे को हैरानी से अयान की तरफ देखा। ये वही अयान था जो कभी नौकरों को इंसान भी नहीं समझता था। सेठ नासिर ने सख्ती से कहा, तो अब तुम क्या करना चाहते हो?
अरियान ने गहरा सांस लिया। अब्बू, मैं चाहता हूं कि उसका नाम मेरा नाम लेकर बदनाम ना हो। मैं उससे निकाह करना चाहता हूं। ये सुनते ही पूरे घर में जैसे धमाका हो गया। बेगम की आंखें हैरत से फैल गईं। क्या अरियान, तुम? सेठ नासिर के गुस्से की कोई हद न रही। ये पागलपन है। इस घर की इज्जत है, लोग मजाक उड़ाएंगे, हमारा खानदान, हमारे रिश्तेदार। अरियान ने मजबूत लहजे में जवाब दिया, मैं लोगों से नहीं डरता अब्बू, मैं अल्लाह से डरता हूं। ये लड़की बेगुनाह है, मैं इसे अपने नाम की पनाह देना चाहता हूं। बेगम ने कांपती हुई आवाज में कहा, बेटा, तुम जानते भी हो तुम क्या कह रहे हो? अरियान ने नजरें झुकाकर कहा, हाँ अम्मी, पहली बार मैं सही बात कर रहा हूं। इस दौरान दरवाजे के पीछे खड़ी नरमीन के पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। उसके हाथ कांप रहे थे, उसकी सांसें बेतरतीब हो गईं। वो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि अय्यान ऐसा फैसला करेगा। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, डर के, हैरानी के, शुक्र के, सबके। मगर वो जानती थी इस घर के लोग आसानी से राजी ना होंगे। इस शाम घर में एक तूफान बरपा था। सेठ नासिर गुस्से से भरे हुए थे, बेगम खामोश और परेशान थीं, नौकरानियों में चहमगुरियां हो रही थीं। पूरे बंगले का माहौल बदला हुआ था। इसी वक्त बेगम नरमीन के कमरे में आई। नरमीन, बेटी बाहर आओ, बात करनी है। नरमीन का दिल कांप गया। वो आहिस्ता से बाहर आई। बेगम ने पहली बार उसे बेटी कहकर बुलाया था। वो उसे लाउंज में ले गईं। अयान, सेठ नासिर सब मौजूद थे। सेठ नासिर ने सख्त लहजे में कहा, बेटी, तुमने जो सुना वो सच है। अयान तुमसे निकाह करना चाहता है, मगर फैसला सिर्फ हमारा नहीं तुम्हारा भी है। जबान खोलो, बताओ तुम क्या चाहती हो? नरमीन की आंखों में आंसू भर आए। सेठ साहब, मैं तो एक आम लड़की हूं, एक नौकरानी, मेरा आप सबसे क्या मुकाबला? मैंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं। अयान आगे बढ़ा, नरमीन, मैंने भी कभी नहीं सोचा था, मगर जो कुछ हो रहा है उसके बाद मैं तुम्हें यूं ही तन्हा नहीं छोड़ सकता। तुमने कभी मेरे खिलाफ एक लफ्ज तक नहीं कहा। तुम साफ दिल हो, मैं तुम्हारे साथ गलत होने नहीं दूंगा। नरमीन ने आहिस्ता से कहा, मगर साहब, लोग क्या कहेंगे? एहान ने पुख्ता लहजे में जवाब दिया, लोग वही कहते हैं जो उनके दिल में गंद होता है। मैं तुम्हें इज्जत देना चाहता हूं, वो इज्जत जो शायद पहले कभी किसी को न दी हो। उसके लहजे की सच्चाई ने सबको खामोश कर दिया। आखिरकार बेगम ने आगे बढ़कर नरमीन का हाथ पकड़ा। बेटी, अगर तुम हां कर दो तो मैं तुम्हारी मां बनकर खड़ी रहूंगी। सेठ नासिर ने गहरी सांस ली। अगर मेरा बेटा वाकई इस फैसले में सच्चा है तो मैं उसके रास्ते में नहीं आऊंगा। ये सुनकर नरमीन फूट फूट कर रो पड़ी। अगर आप सब राजी हैं तो मैं इनकार कौन हूं? मैं राजी हूं। 2 दिन बाद निकाह हो गया, सादा सा, घर के सहन में, चंद गवाहों के साथ। न मौसीकी, न शोर, न सब कुछ, बस एक नेक नौकरानी और एक बदलता हुआ जालिम बेटा जो अब अपने गुनाहों पर पशेमान था। निकाह के वक्त नरमीन के हाथ कांप रहे थे, मगर अय्यान ने पहली बार नरमी से कहा, डरना नहीं, आज के बाद तुम अकेली नहीं हो। निकाह हो चुका था। लोगों ने बातें की, मजाक उड़ाया, उंगलियां उठाईं, मगर वक्त हमेशा एक ही नहीं रहता। महीने गुजर गए। अय्यान वाकई बदल गया था। वो नरमीन की इज्जत करता, मोहब्बत देता, हर कदम पर उसे सहारा देता। वही लड़का जो कभी किसी को खातिर में न लाता था, अब नरमीन की एक थकन देखकर परेशान हो जाता। मोहल्ले वाले जो कभी बदगुमानी फैलाते थे, अब नरमीन की सादगी, किरदार और अखलाक देखकर शर्मिंदा होते। एक दिन उनमें से वही लड़का घर के बाहर आया जिसने पहले बदतमीजी की थी। बाजी, माफ कर दें, हम गलत थे। नरमीन ने मुस्कुराकर कहा, अल्लाह सबको हिदायत दे। साल गुजरे और अल्लाह ने उस नेक नौकरानी को वो इज्जत दी जो शायद नसीब वालों को भी नहीं मिलती। अय्यान के कारोबार में बरकत हुई, घर में सुकून आया और सबसे बढ़कर नरमीन के दिल में कभी का खौफ अब हमेशा की पुरसुकून मुस्कुराहट में बदल चुका था। लोग कहते थे, जुल्म का अंजाम हमेशा बुरा होता है, मगर जिस दिल में नेकी हो, अल्लाह उसे कभी अकेला नहीं छोड़ता। अय्यान अपनी माँ के सामने कहता, अम्मी, अगर नरमीन जैसी बीवी मुझे ना मिलती तो शायद मैं बर्बाद हो जाता। उसने मुझे इंसान बनाया है। बेगम प्यार से कहती, बेटा, असल दौलत हुस्न अखलाक है
और नरमीन के पास वो खजाना बेहिसाब है। कहानी के आखिर में एक रात अय्यान सहन में बैठा सितारे देख रहा था। नरमीन पास आई तो उसने कहा, नरमीन याद है किसी वक्त मैं तुम्हें डांटता था, तुम्हारे साथ सख्ती करता था? नरमीन हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोली, हाँ साहब, मगर अब वो सब बुरा वक्त लगता है। अल्लाह ने हर चीज का बदला बेहतर दिया है। अय्यान ने उसकी तरफ देखा, तुमने मुझे माफ कर दिया? नरमीन ने आहिस्ता से कहा, जिस दिल में अल्लाह का डर हो वहां बदला नहीं माफी रहती है। अय्यान ने सर झुकाकर कहा, मैं खुशनसीब हूं कि अल्लाह ने तुम्हें मेरी जिंदगी में भेजा। और यूं नेक नौकरानी और जालिम सेठ का बेटा एक दूसरे की जिंदगी बदलकर अल्लाह की रजा के साथ एक खूबसूरत अंजाम को पहुंच गए। ये कहानी सिखाती है, दिल का बदल जाना सबसे बड़ी मौजज़ा है और अल्लाह की अदालत में सब बराबर हैं, नौकर हो या सेठ का बेटा।